Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे एवं घर में होंगे और अपने सेहत और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से दे रहे होंगे। दोस्तों, आज 26 अक्टूबर करंट अफेयर्स में डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले आप लोगों के बीच वीकली करंट अफेयर्स लाया गया है। जो लोग वो वीकली करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं वो जाएं और एक अवश्य देखें। आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। एक पूरे वीक का समरी है उसमें, और जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछने वाला है वो सब का कुछ सार है, ठीक है। और वो सब क्वेश्चंस को पूछने का ज़्यादा चांसेस रहेगा आपको एग्जाम में। तो जाए, जो लोग नहीं देखे वो जरूर देखें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की। उससे पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा ले और उसके बाद ऑल पे टैप कर ले। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइड से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? एवरी ईयर वेयर इज इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे सेलिब्रेटेड? तो ये हर साल 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। ये तेंदुआ हिम में रहता है, हिम बोले तो बर्फ में रहता है। तो ये हर साल कितने अक्टूबर मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को हर साल हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। ये आज जो होगा ना, क्वेश्चंस का संख्या अधिक रहेगा और कुछ आपका 24 का भी क्वेश्चन रहेगा क्योंकि आपका वीकली करंट अफेयर आया था, ठीक है। तो इस लिहाज से थोड़ा सा क्वेश्चन का संख्या ज़्यादा रहेगा और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो आप लोग बस वीडियोस को देखते रहिए और लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि यही तो हमारा मोटिवेशन काम करता है, ठीक ना। तो ये था आपका अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो कि आपका 23 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 23 अक्टूबर 2020 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण एशिया में कौन सी सर्विसेज शुरू की है? इंडियाज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लॉन्च विच सर्विस इन साउथ एशिया ऑन 23 अक्टूबर 2020? तो इस सर्विस का नाम है फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज, जो कि भारतीय मौसम विभाग के द्वारा दक्षिण एशिया में एक सर्विसेज शुरू की गई है। फ्लैश फ्लड गाइडेंस मतलब फ्लैश मतलब कोई भी न्यूज़ को फ्लैश करना, उजागर करना, और फ्लड मतलब क्या होता है? बाढ़। और गाइडेंस सर्विस, जो भी आपको बाढ़ आने वाला है, जो भी मौसम के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा वो आपका ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण एशिया में आपका ये सर्विस शुरू की है, फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल याद रखिएगा कि ये आपका दक्षिण एशिया में शुरू किया गया है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 23 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत की कितने वर्षों के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है? ऑन 23 अक्टूबर 2020 यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर अनाउंस दैट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इंडिया हैज अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? ये 35 साल के बाद आपका केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। कितना साल के बाद? 35 साल के बाद, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अध्यक्षता ग्रहण किया, ठीक ना। ये था आपका थर्ड प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। शोधकर्ताओं को केंद्रीय थार रेगिस्तान में कितनी पुरानी खोई हुई नदी मिली है? काफी अच्छा प्रश्न है और ये आपके एग्जाम पॉइंट में से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो शोधकर्ता अभी रिसर्च किए हैं और उनको थार रेगिस्तान में आपका 172,000 साल पुरानी खोई हुई नदी मिला है, ठीक है। रिसर्चर हैव फाउंड हाउ ओल्ड लॉस्ट रिवर इन सेंटर थार डेजर्ट। तो वो 172,000 ईयर, ठीक है। तो आपका इसका आंसर कौन था? 172 ईयर्स, ठीक है। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, 172,000 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किस दिन को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पोलियो डे। तो ये 24 अक्टूबर को हर साल विश्व पोलियो दिवस यानी वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए आप लोग ये कमेंट करना है, कमेंट में आंसर देना है कि मतलब आपका जो भारत पोलियो मुक्त हुआ वो कब हुआ, किस ईयर में भारत पोलियो मुक्त हुआ। अब तो भारत में पोलियो केसेस बहुत कम है, मतलब नहीं के बराबर है। ये पोलियो मुक्त बनाया गया भारत को, तो ये इसका डेट कब का था कि भारत को पोलियो मुक्त बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको ईयर का नाम बताना है, ठीक ना। अब जो भी पोलियो दिवस के बारे में, जो भी पोलियो के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये पोलियो दिवस क्यों बनाया जाता है और इस साल अगर मनाया गया तो इसका थीम क्या है, वो सारे फैक्ट्स को अब हम देखते हैं, ठीक है। पोलियो टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पोलियो खत्म करने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पोलियो दिवस पोलियो मुक्त दुनिया की ओर वैश्विक प्रयासों का उजागर करने और दुनिया के हर कोने में पोलियो उन्मूलन की लड़ाइयों
उन लोगों के अथक योगदान का सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग पता होगा, आपके गांव में पोलियो का टीकाकरण होता है ना, तो वो सब जो लोग इस पे मेहनत करें उनके प्रयासों को, ठीक है, अथक योगदान को सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन की शुरुआत रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जॉन साल्क के जन्म के उपलक्ष्य में की गई थी, क्योंकि जो पोलियो वायरस का जो खोज किए थे ना, ये जॉन साल्क के द्वारा ही खोज किया गया। ठीक है, तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे ही आपका रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने पोलियोमाइटिस के खिलाफ टीका विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व किया था। ये आपका जॉन साल्क जो है ना, वो आपका पोलियोमाइटिस के खिलाफ टीका का विकसित करने का पहली टीम का नेतृत्व किए थे। विश्व पोलियो दिवस 2020 को का जो थीम है वो अ बिन अगेंस्ट पोलियो इज अ बिन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, अ बिन अगेंस्ट पोलियो इज अ बिन फॉर ग्लोबल हेल्थ। अगस्त 2020 तक आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान केवल 2 राष्ट्र है जहां पोलियो वायरस का निरंतर संचलन बना हुआ है। मतलब ये 2 राष्ट्र है आपका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जहां पे पोलियो का केसेस का ज़्यादा ये है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब क्या होता है ना, अभी इतना अपडेटेड हो चुका है हर कुछ, कि मतलब आपको पहले क्या होता था, पूछा था कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर आप क्या देते हैं कि 24 अक्टूबर मनाया जाता है। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि जो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, वो इस साल का जो 2020 का थीम क्या है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, इस साल का जो थीम है अ विन अगेंस्ट पोलियो अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। तो ये था आपका 5वां प्रश्न, और आई होप आप लोग को अच्छा लगा। तो अच्छा लगा है तो क्या करना है, आपको लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका लाइक हमारा मोटिवेशन काम करता है और आप लोगों का काम है मुझे मोटिवेट करना। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस दिन को विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशन डे ऑल फॉर द वर्ल्ड। तो ये 24 अक्टूबर को, हर साल 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है, और 24 अक्टूबर को ही विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। चलिए, अब ये संयुक्त राष्ट्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, वर्ष 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1945 में सभी के लिए शांति, विकास और मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, सामूहिक कार्रवाई का सहयोग करने के लिए और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्यों की गई थी? आपके शांति, विकास और मानव अधिकार के संरक्षण करने के लिए और सामूहिक कार्रवाई का सहयोग करने के लिए आपका संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य सहित अपने हस्ताक्षरकर्ताओं में बहुमत द्वारा घोषणा पत्र के अनुसमर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र अधिकार के रूप में अस्तित्व में आया था। ठीक है, उसके बाद इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1971 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर मनाए जाने का घोषणा की गई थी, और इस संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। 1971 से आपका ये मनाया जा रहा है, और हर दिन, मतलब हर साल कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में, मतलब संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में विश्व में मनाया जाता है। तो ये था हमारा छठा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बुमला युद्ध स्मारक उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट बुमला वार मेमोरियल इनोग्रेटेड। तो ये ऑप्शन में यहाँ पे गलती स्टेप हो गया है, आप लोग माफ कीजिएगा। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका बुमला युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। यह स्मारक स्थल अरुणाचल सरकार के संरक्षण और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रयासों से बुमला में निर्माण किया गया है, जहां शहीद जोगिंदर सिंह व उनके सहयोगी द्वारा युद्ध में लड़ते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए थे। तो ये था आपका बुमला युद्ध स्मारक। कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है? बुमला युद्ध स्मारक। ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये था हमारा छठा प्रश्न। अब देखिए, अब ये ओडिशा के बारे में फैक्ट्स दे दिए थे, क्योंकि मैं ओडिशा को टाइप कर दिया था, तो वो तो मेरे से गलती हो गया। तो चलिए आप लोग माफ़ कीजिए, ये ओडिशा का जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब ओडिशा का बात होगा तो फिर हम ओडिशा के बारे में फैक्ट्स देखेंगे। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग ये बताना है, आप लोग को कम से कम मैं ओडिशा का दे दिया हूँ, तो आप लोग को एटलीस्ट एक काम बनता है ना, मैं गलती कर रहा हूँ तो आप तो गलती नहीं करो, आप तो अच्छे इंसान हो, मैं तो गलती करता रहता हूँ। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को अरुणाचल प्रदेश के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे आपका वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है, वहाँ कौन कौन नेशनल पार्क है, किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है, वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप लोग को अरुणाचल प्रदेश के बारे में कमेंट में जरूर लिखना है। ठीक ना, तो ये था हमारा छठा प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य में एक नई औद्योगिक नीति 2020 से 25 के शुभारंभ की घोषणा की है? विच स्टेट हैज अनाउंस द लॉन्च द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020-2025। ठीक है, यानी 2020 से 2025 तक किस राज्य में नई औद्योगिक नीति का शुभारंभ किया गया है? तो ये कर्नाटक में नई औद्योगिक नीति 2020 से 25 का शुभारंभ किया गया है। अब कर्नाटक के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम लोग देख लेते हैं।
कैपिटल हो गया बेंगलुरु, आपको सबको पता होगा, और लार्जेस्ट सिटी भी इसका बेंगलुरु ही है। डिस्ट्रिक्ट कुल 30 है और पॉपुलेशन बाय रैंकिंग कितना है, 8 है। एरिया बाय रैंकिंग 6 है और गवर्नर वैजुभाई वाला है। चीफ मिनिस्टर वी.एस. येदियुरप्पा है और विधानसभा में 224 सीट है। विधान परिषद में 75 सीट है और राज्यसभा में 12 सीट है। लोकसभा में 28 सीट है और जिसका हाई कोर्ट है वो बेंगलुरु हाई कोर्ट ही है, ठीक है, बेंगलुरु में ही है इसका। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, वो आप लोग देख लीजिए। तो ये बांदीपुर नेशनल पार्क, बेनरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क। इसमें 2 नेशनल पार्क जो है वो काफी, सॉरी 2 नहीं 3 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें एग्जाम में बहुत पूछा गया है। कौन कौन, बांदीपुर, कुद्रेमुख और नागरहोल, ये 3 जो है ये काफी पूछा गया है। लेकिन और जो अन्य जैसे 3 पूछा गया है, तो अब तो जो बच रहा है, जो रिमेनिंग बच रहा है उसको भी पूछने के चांसेस है। तो आपका हो गया बेनरघट्टा और अंसी नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये आपको 5 नेशनल पार्क है जिसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। अब ये देख लीजिए आपका जो कर्नाटका है वो किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है। तो कर्नाटक कहाँ पे है, आप लोग साफ दिख रहा होगा, देख लीजिए कर्नाटक का ये आपका बाउंड्री है, ठीक ना। तो कर्नाटक का बाउंड्री है, महाराष्ट्र से बाउंड्री शेयर हो रहा है, तेलंगाना से हो रहा है, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, केरला से, उसके बाद से यहाँ पे गोवा है, उससे भी इसका बाउंड्री शेयर हो रहा है। तो ये था आपके कर्नाटक के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कौन कौन से राज्य से बाउंड्री शेयर हो रहा था, कहाँ इसका राजधानी है, कितने विधानसभा सीट है, कितना विधान परिषद सीट है, वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को में भारत में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को। ये विशाल बी शर्मा जी को भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में यूनेस्को का चुना गया है। यूनेस्को के जो आपके जो अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है ना, उनका नाम क्या है, विशाल वी शर्मा। ये था हमारा 8वां प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी ब्रोकरेज सौदे में ऐसा कौन सा देश अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सहमत हुए हैं। इन द यूएस ब्रोकर डील विच 2 सच कंट्रीज हैव एग्रीड टू नॉर्मलाइज देयर रिलेशन। तो इजराइल और सूडान, जो इन दोनों के बीच में काफी कन्फ्लिक्ट चल रहा, काफी लड़ाई चल रहा था, ये अमेरिकी ब्रोकरेज सौदे के लिए अपने संबंधों को समान बनाने के, अपने संबंध को अच्छा बनाने का सहमति हुई है, इजराइल और सूडान। इजराइल और सूडान ने यूएस ब्रोकरेज सौदे में अपने संबंधों को समान करने पर सहमति व्यक्त की है। सूडान, यूएई और बहरीन के बाद पिछले 2 महीनों में इजराइल के साथ शत्रुता को दूर करने वाली तीसरी अरब सरकार है। आतंकवाद को राज्य प्रायोजकों की अमेरिकी सूची से सूडान को हटाने से सौदे का मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है। यह सूडान को 1990 के अमेरिकी प्रतिबंधों से अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से बाहर आने में मदद करेगा। तो ये था आपका अमेरिकी ब्रोकरेज सौदा, जिसमें आपका इजराइल और सूडान जो है वो बोला कि हम अपने जो भी हमारे रिलेशन है, जो भी हमारे कन्फ्लिक्टेड है, उसको जो भी मेरा कन्फ्लिक्ट है उसको मैं दूर करूंगा और मतलब हम लोग आपसी भाईचारे से में रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 9वां प्रश्न था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको महानिदेशक दंत चिकित्सक सेवा और सेना डेंटल कोर के कर्नल कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज कर्नल कमांडेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल डेंटल सर्विस एंड आर्मी डेंटल कॉर्प्स। ये नंद किशोर साहू जी को आपको महानिदेशक दंत चिकित्सक सेवा और सेना डेंटल कोर के कर्नल कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल नंद किशोर साहू को डायरेक्टर जनरल डेंटल सर्विसेज और आर्मी डेंटल कोर्सेस के कर्नल कमांडर के रूप में नियुक्त किया है। अपने सैन्य करियर में इन्होंने कश्मीर घाटी में एक यूनिट कमान, पश्चिम मध्य और दक्षिण कमांड में कमांड के सलाहकार के सहित कई पद संभाले हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन थे, नंद किशोर साहू जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अत्यधिक बारिश से प्रभावित जिलों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज घोषणा की है। Which state government has announced a package of 10,000 crore for the district affected by excessive rains। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अत्यधिक बारिश से प्रभावित जिलों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज घोषणा देने का ये घोषणा किया गया, ठीक है। कहाँ किसके द्वारा किया गया, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अब महाराष्ट्र के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। कैपिटल हो गया मुंबई, आप लोग सबको पता होगा, और एरिया बाय रैंकिंग 3rd है, पॉपुलेशन रैंकिंग 2nd है, और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। चीफ मिनिस्टर आप लोग सबको पता होगा कि उद्धव ठाकरे जी हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार है, और उसके बाद विधान परिषद में 78 सीट है, विधानसभा में 288 सीट है, राज्यसभा में 19 सीट है और लोकसभा में 48 सीट है। अब देख लीजिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उसके बारे में देख लीजिए। चंदौली नेशनल पार्क, निगौन नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, टटोबा नेशनल पार्क और गुगमल नेशनल पार्क। ये सारा नेशनल पार्क जो है जो आपका महाराष्ट्र में है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन, चंदौली, निगौन, संजय गांधी नेशनल पार्क
और टडोबा नेशनल पार्क और गुगमल नेशनल पार्क। तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अब ये देख लीजिए आपका जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र जो है वो किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर होता है। तो ये महाराष्ट्र का मैप है, आप लोग सबको दिख रहा होगा। गोवा पहले एक छोटा सा इधर कर रहा है, कर्नाटका कर रहा है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ये कुछ राष्ट्र है जिससे आपका महाराष्ट्र से बाउंड्री शेयर हो रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान किस राज्य में शुरू किया जाएगा? इन विच स्टेट विल द हेल्थ प्रोटेक्शन कैंपेन बी लॉन्च? तो ये छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान राज्य सरकार के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। कहाँ गया है? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। इसको स्टेट के रूप में फॉर्मेशन कब किया गया? तो 2000 ईस्वी में 1 नवंबर 2000 को स्टेट के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। कैपिटल रायपुर है और लार्जेस्ट सिटीज भी इसका रायपुर ही है। गवर्नर अनसुईया उइके हैं और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं। निकम्मा में 91 सीट है और राज्यसभा में 5 सीट है। लोकसभा में 11 सीट है और हाईकोर्ट जो है कहाँ है? वो बिलासपुर में। और उस हाईकोर्ट का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। एरिया बाय रैंकिंग 9th है और पॉपुलेशन में रैंकिंग कितना है? 17th है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो देख लीजिए। तो इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगेर वैली नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, इंद्रावती, कंगेर वैली नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, आप लोग को बिल्कुल याद होना चाहिए। अब ये देखते हैं कि आपका जो छत्तीसगढ़ है वो किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है। चलिए अब ऊपर मैप दिया हुआ उसी से देख लीजिए। आपका छत्तीसगढ़ मैप लोकेशन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद से झारखंड हो रहा है, उड़ीसा हो रहा है, आंध्र प्रदेश हो रहा है। तो ये कुछ राज्य है जिससे इसका बाउंड्री शेयर होता है। किसका होता है? छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आप लोग अच्छी तरीके से देखे हो। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किसान कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यटन से संबंधित 3 परियोजनाओं को उद्घाटन किए हैं? इन विच स्टेट डिड नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड 3 प्रोजेक्ट्स रिलेटेड फार्मर वेलफेयर, हेल्थ केयर एंड टूरिज्म? जैसा कि आपका ये जो नरेंद्र मोदी का कॉन्स्टिट्यूंसी है वो गुजरात है, मतलब गुजरात से भी ये खड़े हुए थे। और एक और था आई थिंक जो यूपी का एक प्रयागराज का आई थिंक हाँ प्रयागराज ही था जहाँ से ये खड़े हुए थे। 2 जगह से खड़े हुए थे, एक आपका गुजरात से और प्रयागराज से खड़े हुए थे। ये 2 जगह था आपका नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूंसी। और ये गुजरात में ही नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यटन, ये 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किए हैं। तो चलिए कौन कौन से परियोजना है, कैसे कैसे इसका संबंध रखता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, मोदी ने राज्य के किसानों को सिंचाई, पहले जो कृषि के लिए किए थे, तो राज्य के किसानों को सिंचाई और कृषि संबंधित कार्यों के लिए दिन के समय बिजली मुहैया कराने के लक्ष्य के साथ किसान सूर्योदय योजना का शुरुआत की है। कौन सा योजना है? किसान सूर्योदय योजना। तो ये तो आपका हो गया किसान से संबंधित। अब देखिए आपका स्वास्थ्य से संबंधित क्या था। इसके अलावा इन्होंने अहमदाबाद के UN मेहता हृदय रोग विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान में राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 470 करोड़ रुपए के लागत से तैयार बाल हृदय रोग अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो ये था आपका स्वास्थ्य संबंधित। अब है टूरिज्म का। तो मोदी ने अहमदाबाद में प्रमुख तीर्थ स्थल जूनागढ़ शहर के निकट गिरनार पर्वत में 2.3 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना का भी उद्घाटन किया है। इसे एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका 3 परियोजना जो कि आपके गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो ये आपका 13 क्वेश्चन था। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आप लोग देख लिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पहले इसके बारे में जो गुजरात के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। ठीक है, कैपिटल है गांधीनगर और लार्जेस्ट सिटीज का अहमदाबाद है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी हैं। विधानसभा में 182 सीट है और राज्यसभा में 11 सीट है। लोकसभा में 26 सीट है और जो हाईकोर्ट इसका है अहमदाबाद में और उसका नाम क्या है? गुजरात हाईकोर्ट। एरिया बाय रैंकिंग 5th है। उसका पॉपुलेशन रैंकिंग कितना है? पॉपुलेशन रैंकिंग इसका 9th है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उसके बारे में देख लीजिए। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क हो गया, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क हो गया, मरीन गल्फ ऑफ कच्छ पार्क हो गया और वंशदा नेशनल पार्क हो गया। ये ब्लैक बक, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क और मरीन गल्फ और वंशदा, ये 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। तो ये देख लीजिए आपका गुजरात जो है वो किस किस राज्य से और किस देश से बाउंड्री शेयर होता है। तो सबसे पहले एक देश है पाकिस्तान, उससे बाउंड्री शेयर हो रहा है। उसका राजस्थान हमारे देश का राज्य है, उससे कर रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली, ये 2 यूटी है, इससे भी इसका बाउंड्री शेयर हो रहा है। तो ये आपका गुजरात का फैक्ट्स था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस देश के राष्ट्रपति ने चीन से कोरोना वायरस के वैक्सीन को खरीद को खारिज किया है?
विच कंट्री प्रेसिडेंट हैज रिजेक्टेड द परचेज ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन फ्रॉम चाइना। अभी फिलहाल बांग्लादेश के द्वारा भी मना किया गया था कि हम लोग कोरोना वायरस का वैक्सीन तो चाइना वाला नहीं खरीदेंगे। उसके बाद से ब्राजील के द्वारा भी अनाउंस किया गया है कि हम लोग चीन के कोरोना वायरस वैक्सीन को नहीं खरीदेंगे। काफ़ी डरे हुए हैं ये लोग, क्योंकि आपका जो कोरोना है वो वहीं से आया है, तो ये लोग कोई भी खतरा मोल लेना चाहते नहीं है, तो ये ब्राज़ील के द्वारा ये मना किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अब ब्राज़ील के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। कैपिटल कहाँ हो गया? ब्रासीलिया हो गया, और प्रेसिडेंट जेर बोल्सोनारो हैं, और करेंसी क्या है? ब्राज़ील रियल। ठीक है, अब ब्राज़ील के बारे में जो भी और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। तो ब्राज़ील जो है वो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज जो भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कंट्रीज है उसे बाउंड्री शेयर करता है, सिर्फ दो कंट्री को छोड़ के। दो कंट्री कौन कौन है? एक चिली है और एक इक्वाडोर है। बस ये दो कंट्री जो है, इकलौता दो कंट्री है, वो ब्राजील से बाउंड्री शेयर नहीं करता है। बाउंड्री शेयर मतलब लैंडलॉक नहीं करता है, मतलब लैंड से टच नहीं करता है। बाकी जितने सारे राष्ट्र हैं, जितने सारे कंट्रीज आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, सारा जो है वो ब्राजील से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, और ब्राजील के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। आपका जो ब्रासीलिया है ना, इसका क्या कैपिटल है, और वहाँ जो ब्रासीलिया है ना, ब्रासीलिया एक प्रकार का लकड़ी है, भी लकड़ी का नाम से ही वहाँ का जो कैपिटल है उसका ब्रासीलिया नाम पड़ा। ठीक है, उसके बाद जो ब्राज़ील है उसको बोलते हैं सांपों का देश। क्या बोलते हैं? सांपों का देश। और जो ये ब्राज़ील है वो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। मतलब वर्ल्ड में अगर जो 5 रैंक में कोई देश आता है तो वो आपका इससे पहले इससे कोई बड़ा 4 देश है, और इसके बाद ये 5वां सबसे बड़ा देश है। अच्छा, ये 5वां बड़ा है, तो इससे जो 4 अगला है वो कौन कौन हो सकता है? तो पहला है रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चाइना। ठीक है, और आपका भारत का स्थान कितना है? तो आप लोग सबको पता होगा कि भारत का स्थान 7वां है, और उससे पहले कौन है? ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। ठीक है, पहला हो गया रसिया, दूसरा होगा कनाडा, तीसरा होगा यूएसए, चौथा हो गया चाइना, और 5वां हो गया ब्राज़ील, और छठा ऑस्ट्रेलिया, और 7वां इंडिया। ये जो है कंट्रीज है एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, एरिया वाइज जो रैंक है वो है, बाकी पॉपुलेशन वाइज रैंक आपको सबको पता ही होगा। उसके बाद से ब्राज़ील को बता दिए कि 5वां सबसे बड़ा देश है। उसके बाद से जो भी आपका कॉफ़ी प्रोडक्शन में नंबर 1 है, अगर जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन कहीं होता है तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन यहीं होता है। ठीक ना, यहाँ पे आपका 2 जगह है, एक सेंटोस है, एक साओ पुलाव है। तो सेंटोस में कॉफ़ी बंदरगाह है। ठीक है, साओ पुलाव और सेंटोस, ये आप लोग इधर इस साइड में इधर आपको डिनोट होता होगा, यहाँ पे एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है। तो सेंटोस है साओ पुलाव। तो सेंटोस जो है उसको कॉफ़ी बंदरगाह बोलते हैं, कॉफ़ी बंदरगाह, और वहाँ से मतलब कॉफ़ी का आयात निर्यात होता है। और साओ पुलाव जो है वो कॉफ़ी बॉल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं उसको। साओ पुलाव क्या बोलते हैं? कॉफ़ी बॉल ऑफ द वर्ल्ड। चलिए, अब कॉफ़ी की बात है, तो कॉफ़ी जो होता है वो कौन से मिट्टी में होता है? तो टेरा रोसा सॉइल में, टेरा रोसा में आपका क्या होता है? कॉफ़ी होता है। और फजेंडा जो है वो कॉफ़ी का बगान का नाम होता है। अगर जो कॉफ़ी का बगान, जैसे चाय का बगान होता है, उसी तरह कॉफ़ी का भी बगान होता है, तो जो कॉफ़ी का बगान होता है उसको क्या बोलते हैं? फजेंडा। और टेरा रोसा सॉइल है जहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो ये था आपका ब्राज़ील के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उसके बाद से ब्राज़ील में आपका 2-3 टाइप का ग्रास लैंड भी है। वहाँ पे आपका बालसा है, उसमें बालसा नहीं, कैंपोस है, और कैंपोस में बालसा लकड़ी पाया जाता है। और बालसा जो लकड़ी होता है उसको नौका के रूप में यूज करता है। नौका मतलब जो आपका नाव होता है ना, उसको बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं जीवन रक्षाएं नौका। ठीक है, क्या बोलते हैं? जीवन रक्षक नौकाएं। ठीक ना, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था। और बालसा जो है वो काफ़ी मतलब हल्की लकड़ी होता है। ठीक ना, तो ये आपका ब्राज़ील के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था वो आप लोग को दिए। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। तो अच्छा लगा क्या करना है? वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगला प्रश्न है, शहरी शिक्षा नीति प्रणाली में सुधारों की शुरुआत करने के लिए नीति आयोग द्वारा गठित सलाहकार पैनल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ एडवाइजरी पैनल सेट अप बाय द नीति आयोग टू इनिशिएट रिफॉर्म्स द अर्बन एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम। तो राजीव कुमार जी को शहरी शिक्षा नीति प्रणाली में सुधार की शुरुआत करने के लिए नीति आयोग द्वारा गठित सलाहकार पैनल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। किन्हें किया गया? राजीव कुमार जी के बारे में। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में फैक्ट्स जो भी है वो देख लीजिए। नीति थिंक टैंक नीति आयोग ने शहरी विकास शिक्षा प्रणाली में सुधार की शुरुआत करने के लिए एक 14 सदस्यीय सलाहकार समिति गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता के जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनका नाम क्या है? राजीव कुमार है। ठीक है, तो ये हमारा 16वां प्रश्न था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किसके द्वारा भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम का विस्तार करने के लिए अटलांटिस के साथ साझेदारी की है? विच हैज पार्टनर्ड विद द अटलांटिस टू एक्सपेंड द डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया। तो ये मास्टर कार्ड के साथ में भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम का विस्तार करने के लिए अटलांटिस के साथ साझेदारी किया गया है। तो ये था हमारा आज का 17वां प्रश्न। अब मूव करते हैं क्वेश्चन द लास्ट डे।
जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, ये कल पूछा नहीं गया था, इससे पहले पूछा गया था। कब पूछा गया था? आपको फ्राइडे को पूछा गया था, ठीक ना। तो ये आपका सैटरडे को आपका पूरा वीकली रिवीजन टेस्ट था। सैटरडे को यानी जो संडे को लेक्चर आया था, यानी कल जो आया था वो आपका पूरे वीकली रिवीजन टेस्ट था। तो उसमें इस क्वेश्चन को कंक्लूड नहीं किया गया था, तो सोचा कि मैं आज इस क्वेश्चन को ले लेता हूं। क्वेश्चन था, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड किसकी आत्मकथा है जिसे हाल ही में विमोचन किया गया? हुज ऑटोबायोग्राफी पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड वाज रिलीज्ड रिसेंटली। ये एनके सिंह के द्वारा आपका एनके सिंह का आत्मकथा है जिसे हाल ही में विमोचन किया। क्या नाम इसका? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल इसको इग्नोर मत कीजिएगा, आप लोग बिल्कुल याद ही कर लीजिएगा। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड किनका है? ये बुक है एनके सिंह का बुक है। और इस प्रश्न का आंसर रामरेखा प्रसाद के द्वारा काफी अच्छी तरीके से दिया गया। और जो भी मैं क्वेश्चन पूछा, इसे मैं पूछा कि सूचना का अधिकार भारत में कब आया था, उसके बारे में भी इन्होंने काफी अच्छी तरीके से आंसर दिए थे, ठीक है। देख लीजिए 12 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संसद में पारित किया गया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह पूरे देश में जम्मू कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि जम्मू कश्मीर उस समय पूरा मतलब 370 आर्टिकल के कारण आपको कोई भी रूल वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर को छोड़ के 12 अक्टूबर 2005 को यह पूरे देश में लग गया, ठीक है। और इस प्रश्न का जो आंसर था वो आपका एनके सिंह यानी नंद किशोर सिंह के द्वारा आपका ये बुक का विमोचन किया गया, उनकी आत्मकथा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देने हैं, और जो भी क्वेश्चन मैं पूछा उसका भी आप लोग को आंसर कमेंट में देने हैं। हाल ही में आईएमएफ के 190वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? विच कंट्री हैज ज्वाइंड रिसेंटली एज द 119th मेंबर ऑफ आईएमएफ? ऑप्शन ए अंडोरा, ऑप्शन बी अर्मेनिया, ऑप्शन सी तिमोर लिस्ते और ऑप्शन डी मेडगास्कर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट में जरूर देना है। यदि आप जीके जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके जीएस करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।